बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मनहूस लड़की हमारे खिलाफ खड़ी हो गई। चची ने मेरा गला पकड़ते नफरत से कहा, चचा भी बोले, इसे मार दो, क्योंकि मैंने अपनी ज़मीन का मुतालबा किया था। वो मुझे मारने ही वाले थे जब चचा का ख़ास मुलाजिम आगे आते बोला, साहब इनको मारे नहीं, इनकी शादी मुझसे कर दें, कानूनी कार्रवाई से भी बच जाएंगे और मैं इसकी ज़बान भी बंद रखूँगा। ये सुनते ही चची खुश हो गई और मेरे बहुत रोने के बावजूद मेरा निकाह उस मुलाजिम से कर दिया। मैं गाड़ी में रोते बैठी थी जब वो चिल्लाते बोला, चुप, अगर रोई तो गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। मैं सहम कर चुप हो गई, पर जान निकल गई। जब घर पहुंचे, दो पुलिस वाले उसे सैल्यूट करके बोले। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सानेहा वो रात थी जब मेरे माँ बाप की ज़िंदगी मुझसे छीन ली गई। वो रात आज भी मेरी रूह पर नक्श है। हवा में अजीब सी वहशत थी, जैसे सब कुछ बदलने वाला हो। मेरे वालिदैन घर के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे और मैं सहन में खेल रही थी। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और चचा अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे चची की तेज़ आवाज़ गूंजी, आज हिसाब बराबर होगा। मैं सहम कर दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। माँ ने हैरत से कहा, यह क्या बदतमीज़ी है? मगर जवाब में चचा ने गुस्से से कहा, ज़मीन हमारे हवाले करो वरना अंजाम बुरा होगा। बाप ने संजीदगी से कहा, यह ज़मीन मेरे बाप की निशानी है, मैं इसे बेच नहीं सकता। अगले लम्हे कमरे में शोर उठा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मेरे माँ बाप को बेदर्दी से ज़मीन पर गिरा दिया गया। उनकी सांसें टूटती गईं और मेरा दिल दहलता रहा। मैं चीखती हुई कमरे में दाखिल हुई, अम्मा, अब्बू, मगर मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। खून की बू ने मेरे वजूद को हिला दिया। चची ने मेरी तरफ देखा और जहर भरी आवाज़ में कहा, चुप रह वरना तेरा भी यही हाल होगा। मैं रोती रही, दुहाइयाँ देती रही, मगर किसी ने ना सुनी। मेरे बाप ने आखिरी बार मुझे देखते हुए होंठ हिलाए, जैसे कुछ कहना चाहते हों, मगर आवाज़ उनके गले में ही दब गई। माँ के हाथ कांपते हुए मेरी तरफ बढ़े, मगर फिर वो भी खामोश हो गईं। इस मंजर ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मेरी चीखें आसमान को चीरती रहीं, मगर वो चार दीवारी मेरे दर्द को निगल गई। उस रात के बाद मेरी दुनिया टूट कर बिखर गई। मैं एक लम्हे में यतीम हो गई और मेरे सामने वही लोग खड़े थे जिन्होंने सब कुछ उजाड़ा था। चचा ने सर्द लहजे में कहा, इसे साथ ले चलो, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। चची ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया, जिम्मेदारी? ये तो मनहूस है, इसकी वजह से हमारा सुकून बर्बाद हुआ। उनकी बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं और मेरा दिल टुकड़ों में बिखरता रहा। मुझे घर से घसीट कर उनके साथ ले जाया गया। मेरा वजूद बेजान सा हो गया था। मेरे वालिदैन की ज़िंदगी छिन जाने के बाद मैं जिन लोगों के साथ रहने पर मजबूर हुई, उनके घर का हर दिन गुलामी से कम न था। अगली ही सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे जगा दिया गया। चची दरवाज़ा ज़ोर से पीटते हुए बोली, उठ जा मनहूस लड़की, सारा घर तेरे लिए नहीं सो सकता। मैं आंखें मलते हुए उठी तो उन्होंने झाड़ू मेरे हाथ में थमा दी। सहन में हर तरफ पत्ते बिखरे थे। मैं कांपते हाथों से झाड़ू देने लगी। सर्दी के बावजूद मेरे पाँव नंगे थे और हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन किसी को मेरी हालत से गर्ज न थी। पहला दिन ही मेरा इम्तहान बन गया। बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। चची ने कहा, ये सब आज ही चमकने चाहिए, अगर एक भी गंदा रह गया तो तुझे देख लूँगी। मैं सारा दिन साबुन से हाथ रगड़ती रही। हाथों की खाल उतरने लगी, मगर मुझे सांस लेने की मोहलत न मिली। शाम को जब मैं थकी हारी ज़मीन पर बैठी तो चची ने मेरे सर पर पानी का जग उंडेल दिया और बोली, यहाँ आराम करने नहीं आई, जा जानवरों को चारा डाल। मैं लरसती टांगों से खड़ी हुई और खूंटे पर बंधे बैल के पास चली गई। जानवर भूखे थे और ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे थे। मैंने भूसा डाला, मगर इतनी थकन थी कि खुद वहीं बैठ गई। एक दिन जब मैंने देर से रोटी पकाई तो चचा कमरे से निकलकर धाड़ने लगे, कितना वक्त लगाया है, भूख से जान निकल रही है और ये लड़की सुस्ती कर रही है। उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर झटका दिया। चची पीछे से तंज करती हुई बोली, क्या करें, ये मनहूस है ही निकम्मी, इससे तो हमारे घर में नहूसत उतर आई है। मैं खामोश रही। मेरा दिल चाहा कि चीखूं और कहूं कि नहूसत उनके जुल्म में है, लेकिन मैं डर के मारे ज़बान बंद किए रही। घर के साथ साथ खेतों में भी मेरी जान खपाई जाती। सुबह का वक्त होता और मुझे हल्के कपड़ों में धूप के नीचे काम करने के लिए भेज दिया जाता। धान के खेत में पानी भरते हुए मेरा जिस्म भीग जाता। कभी मिट्टी में मेरे पाँव धंसते और हाथों पर छाले पड़ जाते। दूसरे मजदूर कभी मेरा हाल देखकर अफसोस से कहते, ये तो अभी बच्ची है, इससे क्यों इतना काम करवाते हो? मगर चचा गुस्से से जवाब देते, यही करेगी, इस पर हमारा एहसान है कि हमने इसे रखा हुआ है। उनका ये जुमला मेरे दिल में चुभता। वो अपनी बातों में ये तासुर देते जैसे उन्होंने मुझ पर कोई बहुत बड़ा करम किया हो, जबकि हकीकत ये थी कि मेरी ज़मीन हड़प करके मुझे ग़ुलाम बनाया गया था। एक दिन गाँव में बारात आई। पूरा मोहल्ला खुशी से झूम रहा था। मैं दूर से देख रही थी कि कैसे लड़कियां हंसी खुशी गीत गा रही हैं।
दिल चाहा कि मैं भी जाकर देखूं, लेकिन चची ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, उधर मत जाना, लोगों की खुशियां देखने का तुझे कोई हक नहीं, चल आटा गूंद। मैं अंदर आ गई। कमरे में बैठकर अपने आंसू छुपाती रही। उस दिन मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी दूसरों की खुशियों को दूर से देखने और खुद अंधेरों में रहने का नाम है। कुछ अरसे के बाद मेरे स्कूल की हम उम्र लड़कियां गली में खेल रही थी। एक ने मुझे आवाज़ दी, आओ खेलें, छुपन छुपाई खेलते हैं। मैं उनकी तरफ 2 कदम बढ़ी थी कि चची चीखती हुई आ गई, क्या खेलने आई है? जा अंदर जाकर झाड़ू दे, तेरे नसीब में खेल नहीं काम है। लड़कियां हैरानी से मुझे देखती रह गईं और मैं नजरें झुकाकर वापस लौट गई। उस दिन के बाद किसी ने मुझे खेलने के लिए नहीं बुलाया। मैं सबकी नज़रों में बस नौकरानी थी। चचा अक्सर शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठकर महफिल जमाते, वो हुक्के का धुआं उड़ाते और फख्र से कहते, हमने अपनी भतीजी को सहारा दिया है, यतीम थी, हमने पाल लिया, बड़ा एहसान है हमारा। दोस्त वाह वाह करते और मैं कोने में बर्तन धोती रहती। कोई नहीं जानता था कि अंदर से मेरा दिल कैसे चीख रहा है। चची की आदत थी कि हर वक्त मुझे कोसती। कभी कहती, तेरी वजह से मेरे बच्चे बीमार रहते हैं। कभी कहती, अगर तू हमारे घर ना आती तो हम खुशहाल होते। मैं हैरान होती कि मेरी मौजूदगी को वो हर मसले की जड़ क्यों बना देती हैं। एक बार मैंने हिम्मत करके कहा, चची मैंने क्या कसूर किया है? वो गुस्से से बोली, कसूर? तेरा वजूद ही कसूर है। यह कहकर उसने मेरा कान मरोड़ दिया। मुझे दिन रात बस एक ही ख्याल सताता कि आखिर कब तक ये ज़िंदगी सहनी है। लेकिन मेरी उम्र छोटी थी, मेरे पास न सहारा था न हिम्मत। मैं बस अपने अंदर जलती हुई आग को छुपा कर काम करती रही। जब सब सो जाते तो मैं बिस्तर पर लेटकर छत को घूरती और सोचती, काश माँ और अब्बू होते तो मेरा ये हाल ना होता। लेकिन अगले ही लम्हे मुझे वो रात याद आ जाती जब उनकी सांसें मेरे सामने रुक गई थी। यूँ मेरी ज़िंदगी गुजरती रही, सुबह से शाम तक गुलामी, रात को आंसू। चचा और चची की बातों ने मुझे अंदर से जख्मी कर दिया था, मगर मेरे दिल में एक ख्वाब जिंदा था। मैं सोचती रहती, किसी दिन इन सब का मकरू चेहरा सबके सामने बेनकाब करूंगी। ये ख्वाब मुझे जिंदा रखता, वरना मेरा वजूद कब का टूट कर बिखर गया होता। वक्त तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और मैं हर गुजरते दिन के साथ बदल रही थी। वो बच्ची जो कल तक दूसरों के इशारों पर चलती थी, अब सवाल उठाने लगी थी। मेरा दिल कहता कि सच बोलने का वक्त करीब है। मैंने दिनों दिन देखा कि किस तरह मेरे चचा और चची लोगों को लूटते, कमज़ोरों को दबाकर उनकी ज़मीन छीनते और गांव में अपनी धाक बिठाते। एक दिन मैं सहन में काम कर रही थी जब 2 आदमी आए। उनके हाथ में कागजात थे। मैंने छुप कर सुना। वो कह रहे थे, साहब इस कागज़ पर दस्तखत करवा लें, वो खेत भी आपके नाम हो जाएंगे। चचा ने गुरूर से कहा, फिक्र ना करो, हम जो चाहेंगे वही होगा। मैंने दिल दिल में सोचा कि ये सब खेल कब तक चलेगा। ज़मीन जो मेरे वालिदैन की आखिरी निशानी थी, अब चचा के कब्ज़े में जा चुकी थी। वो खेत जहाँ माँ ने सब्जियाँ उगाई थी, जहाँ अब्बू की मेहनत के पसीने की खुशबू रची थी, वो सब मेरी आंखों के सामने छिन गया। एक दिन मैं वहाँ गई, खेत की मिट्टी को हाथों से छुआ तो दिल भर आया। मैंने खुद से कहा, ये ज़मीन मेरी है, मैं इसे वापस लूँगी। इसी हिम्मत ने मुझे ज़बान खोलने पर मजबूर किया। एक शाम चचा बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। उनके पास गांव के 2 बड़े बैठे थे। मैं धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी और साफ कहा, यह ज़मीन मेरा हक है, मुझे वापस चाहिए। उनकी आंखों के सामने महफिल जैसे लम्हे भर के लिए रुक गई। एक आदमी ने हैरान होकर मुझे देखा। मेरे अल्फाज सुनते ही चचा का चेहरा आग की तरह सुर्ख हो गया। वो कुर्सी से उठे और धाड़ कर बोले, ज़बान खुलने की जरूरत कैसे हुई? अभी हमेशा के लिए चुप करवा दो इसे। मेरा दिल जैसे रुक गया। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। चची ने नफरत भरी आंखों से मुझे घूरा और जहर उगलते लहजे में कहा, हाँ आज ही इसका खात्मा कर दो, ज़्यादा बढ़ गई है ये। उनकी आवाज़ ने फिज़ा को और भी बोझल कर दिया। मैं कांपते हुए पीछे हटी। मेरा दम घुटने लगा। लग रहा था जैसे कमरे की हवा रुक गई हो। उस लम्हे उनका ख़ास मुलाजिम आगे बढ़ा। वो वही शख्स था जो बरसों से उनके साथ रहता, उनके हर हुक्म को सर आंखों पर रखता और सब राज जानता था। वो आहिस्ता आवाज़ में बोला, साहब रुक जाएं। चचा ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? तू हमें रोक रहा है? मुलाजिम ने नरमी मगर पुख्तगी से कहा, इसे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं, इसकी शादी मुझसे कर दें। सबके चेहरे पर हैरत दौड़ गई। चची ने ज़ोर से कहा, यह क्या पागलपन है? मुलाजिम ने वजाहत दी, यूँ ये ज़बान कभी नहीं खोलेगी। ज़मीन भी आपके पास रहेगी और कानून भी कुछ नहीं कह सकेगा। निकाह के बाद ये मजबूर हो जाएगी। चचा ने सोचते हुए कहा, अगर वाकई ये बात है तो फ़ायदा है। चची ने पहले इनकार किया मगर फिर क्या कहा लगा कर बोली, ठीक है निकाह ही कर दो, इसके रोने चिल्लाने से क्या होता है? मैं चीख उठी, नहीं ये जुल्म है, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी।
मगर मेरी आवाज़ को किसी ने न सुना। मुलाजिम आगे बढ़ा और मेरा हाथ खींच लिया। मैं छुड़वाने लगी, मगर चची ने मेरे बाल पकड़ लिए और ज़ोर से खींचकर कहा, चुप कर जा, वरना और बुरा होगा। उसी रात गांव के चंद गवाहों को बुला लिया। कमरे में कुरान रखा गया और निकाह खां को बिठा दिया गया। मेरा दिल कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं इनकार करती रही, मगर किसी ने न सुनी। चचा ने सख्त लहजे में कहा, ज़बान बंद रख, ये निकाह होकर रहेगा। निकाह की रस्म मेरे लिए सज़ा से बढ़कर थी। वो कमरा जिसमें निकाह खां बैठा था, वहाँ मेरे लिए कैद खाना सा माहौल था। हर तरफ अजनबी चेहरे थे। चंद गवाह बुलाए गए थे जो महज रस्मी तौर पर बैठे थे। उनके चेहरों पर हैरत थी, मगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मेरी आंखों से आंसू थमते न थे। मैं बार बार हाथ जोड़कर इल्तिजा करती, मुझे मत बांधो, ये मेरा फैसला नहीं है। मगर कोई कान धरने को तैयार न था। चची खुशी से झूम रही थी। उसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। चचा इत्मीनान से मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया हो। मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का आखिरी सहारा भी छीन लिया गया है। निकाह के अल्फाज गूंजते रहे और मैं पत्थर बनी बैठी रही। निकाह खां ने 3 बार पूछा। मेरे होंठ कपकपाए, मगर आवाज़ न निकली। चची ने मेरी पसली में कोहनी मारी और धमकी दी, हाँ कहना, वरना अभी यहीं रुसवा कर दूंगी। मेरी हालत नहीं मुर्दा थी। लबों से हल्की आवाज़ निकली और निकाह मुकम्मल हो गया। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरी रूह भी छीन ली गई हो। कमरे में कह कहे गूंजे। चचा ने मुलाजिम को देखकर कहा, मुबारक हो, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। मुलाजिम ने सर झुकाकर जवाब दिया, जी साहब। निकाह के बाद चचा ने दरवाजे पर खड़े ड्राइवर को हुक्म दिया, इसे गाड़ी में बिठाकर इसके शौहर के गांव ले जाओ, रात होने से पहले पहुंच जाना। ड्राइवर फौरन झुका और कहा, जी हुजूर। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाहर निकली। गांव के चंद लोग दरवाजे पर जमा थे। सब हैरत से मुझे देख रहे थे, मगर कोई कुछ बोल न सका। उनके चेहरों पर सवाल थे, मगर खौफ ने उनके होंठ सी रखे थे। गाड़ी मेरे सामने खड़ी थी। मेरा सामान जल्दी जल्दी डाल दिया गया। मैं अंदर बैठी, आंखों से आंसू बहते रहे। रास्ता अंधेरा हो रहा था और गाड़ी के अंदर खामोशी का राज था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ड्राइवर खामोशी से सड़क पर नजरें जमाए बैठा था। वो शख्स जिसे अब मेरा शौहर कहा जा रहा था, बराबर वाली सीट पर बैठा था। अचानक वो मेरी तरफ झुका और सख्त लहजे में बोला, चुप रहो, ज़्यादा रोना धोना किया तो गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। उसके अल्फाज ने मेरी जान निकाल दी। मैं सहम गई और होंठ बंद कर लिए। गाड़ी के अंदर का माहौल बोझल था। खिड़की के शीशे पर बारिश के कतरे पड़ने लगे और गाड़ी अंधेरी सड़कों पर दौड़ने लगी। मैं दिल दिल में सोच रही थी कि ये शादी मेरी नई कैद है या कोई और चाल। मेरा जहन सवालों से भरा हुआ था, मगर ज़बान बंद थी। मैंने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, यह सब ज़बरदस्ती हुआ है, मैंने नहीं चाहा। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे परवाह नहीं, अब तो तुम मेरी हो, यही काफ़ी है। ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखें मजीद नम हो गईं। ड्राइवर खामोश बैठा सब देख रहा था। उसकी नज़रें आईने में बार बार हम पर पड़ती थी। एक लम्हे को मुझे लगा जैसे वो सब समझ रहा है, मगर कुछ कह नहीं पा रहा। रास्ते में एक जगह गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने कहा, साहब थोड़ा पानी पी ले। वो शख्स बाहर निकला और पानी ले आया। मैंने मौका पाकर ड्राइवर से आहिस्ता से कहा, मुझे बचा लो, मुझे ये शादी कबूल नहीं। ड्राइवर ने खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखा और कहा, बीबी मेरी मजाल नहीं कि साहब के हुक्म के खिलाफ जाऊं, माफ़ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। गाड़ी फिर चल पड़ी। गांव के रास्ते सुनसान थे, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था कि गाड़ी से कूदकर भाग जाऊं, मगर ये सोचकर कांप गई कि अगर पकड़ी गई तो अंजाम और भी बुरा होगा। मैंने अपने हाथ मजबूती से बांध लिए और आंखें बंद करके खामोश हो गई। रास्ते में एक जगह पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। 2 एहलकारों ने हमारी गाड़ी को रोका। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। एक एहलकार ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर ने जवाब दिया, अपने गाँव। ये मैडम और इनके शौहर साथ हैं। एहलकार ने अंदर झांका। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो लम्हा भर को चौंक गया और कहा, सब ठीक है बीबी? मैंने होंठ भींच लिए, कुछ न कहा। वो शख्स फौरन बोला, हाँ सब ठीक है, इनकी ज़रा तबीयत कमज़ोर है। एहलकार ने सर हिलाया और गाड़ी को जाने दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि चीखूं और कहूं कि नहीं, सब ठीक नहीं है, लेकिन मेरे अंदर की खौफजदा आवाज़ खामोश रही। ये लम्हा मेरे लिए एक नए बाब की शुरुआत था। मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। क्या ये कैद खाना हमेशा के लिए मेरा मुकद्दर है या इस अंधेरे के पीछे कोई और हकीकत छुपी है? मेरा दिल धड़क रहा था, दिमाग सवालों से भरा हुआ था और आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरी कहानी यहीं ख़त्म हो गई या कोई नया मोड़ आने वाला है? गाड़ी अंधेरे रास्तों पर दौड़ती जा रही थी। बारिश की बूंदें
शीशे पर तेज रफ्तारी से पड़ रही थी और वाइपर मुसलसल हरकत में थे। मैं पिछली सीट पर बैठी अपने आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। दिल चाह रहा था कि चीखूं, चिल्लाऊं, लेकिन जबान जैसे बोझल हो गई थी। वो शख्स जो मेरा जबरदस्ती का शौहर था बार बार पीछे मुड़कर मुझे घूरता और सख्त लहजे में कहता, खामोश रहो, कोई ड्रामा न करो। मैं सहम कर कांपती और होंठों को भींच लेती। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार आईने में मुझ पर पड़ रही थीं। सड़क सुनसान थी, कहीं कहीं बिजली के खंभों पर हल्की रोशनी झिलमिलाती थी और फिर अंधेरा उसे दोबारा निगल लेता था। मैं सोच रही थी कि ये सफ़र मुझे कहाँ ले जा रहा है। दिल बार बार कह रहा था कि शायद ये मेरा नया कैद खाना होगा, जहाँ से कभी आज़ादी नसीब ना होगी। मैंने हिम्मत करके आहिस्ता आवाज़ में कहा, मुझे अपने गांव वापस जाना है, मुझे यहाँ ना लेकर जाओ। वो शख्स फ़ौरन पलटा और धमकी आमीज़ लहजे में बोला, मैंने कहा ना चुप रहो, एक लफ्ज़ भी और कहा तो यहीं रास्ते में छोड़ दूंगा। ड्राइवर ने ज़रा हल्की आवाज़ में कहा, साहब अंधेरा बहुत है, सड़क भी ख़राब है, शायद गाड़ी आहिस्ता करनी पड़े। वो शख्स झुंझुला कर बोला, जैसा कह रहा हूँ वैसा चलाओ, हमें वक्त पर पहुँचना है। ड्राइवर ने एक लम्हे के लिए आईने में मेरी तरफ देखा और फिर खामोश हो गया। रास्ते में एक जगह चेक पोस्ट आई। पुलिस के 2 एहलकारों ने गाड़ी को हाथ के इशारे से रोका। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। एक एहलकार ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर ने जवाब दिया, गांव जा रहे हैं, साहब और बीबी साथ हैं। एहलकार ने अंदर झांका। मेरी आंखें लाल थीं और चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उसने ज़रा नरम लहजे में कहा, बीबी सब खैरियत तो है? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वो शख्स आगे झुककर बोला, हाँ हाँ सब ठीक है, ये ज़रा तबीयत की कमज़ोर है। एहलकार ने मशकूक नज़र डाली मगर फिर ड्राइवर को जाने दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख कर कहूँ सब ठीक नहीं है, मगर ज़बान पर कफल लगा था। गाड़ी दोबारा अंधेरों में दौड़ने लगी। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। दूर खेतों में कभी कभी चिराग जलते थे, मगर ज़्यादातर वीरानी थी। मेरा दिल डूबा जा रहा था। अचानक वो शख्स थोड़ा झुका और सरगोशी में कहा, अभी कुछ मत पूछो, वक्त आने पर सब बताऊंगा। उसकी आवाज़ में पहली बार सख्ती नहीं बल्कि राज छुपा हुआ था। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा मगर कुछ न बोली। रास्ते में एक जगह गाड़ी अचानक झटका खाकर रुक गई। ड्राइवर ने बोनट खोला और कहने लगा, लगता है इंजन गर्म हो गया है। वो शख्स बाहर निकला और गाड़ी के पास खड़ा हो गया। मैंने मौका पाकर आहिस्ता आवाज़ में ड्राइवर से कहा, मुझे यहाँ से निकाल दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। ड्राइवर ने सर हिलाया और बोला, बीबी मेरा रिस्क इन्हीं के साथ जुड़ा है, अगर कुछ किया तो मेरी जान भी जाएगी, माफ़ करना। मेरा दिल बैठ गया। मैंने आंखें बंद कर ली और फिर से खामोश हो गई। गाड़ी दोबारा चली तो कुछ फासले पर एक छोटा सा ढाबा नज़र आया। ड्राइवर ने कहा, साहब थोड़ा पानी और चाय ले लेते हैं, सफ़र लंबा है। वो शख्स मान गया। हम गाड़ी से उतरे। मैंने इर्द गिर्द देखा, 3-4 लोग चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने हमें घूर कर देखा मगर कुछ न कहा। ढाबे वाले ने पूछा, साहब कहाँ जा रहे हैं? उसने टाल मटोल से कहा, गांव जा रहे हैं, बीबी थकी हुई है। मैं चाहती थी कि किसी को कुछ बता दूं, मगर उसके करीब खड़े होने से खौफ ने मुझे फिर रोक लिया। चाय पीकर सफ़र दोबारा शुरू हुआ। अब रास्ता पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था। गाड़ी तंग सड़क पर चल रही थी, नीचे गहरी खाइयाँ थीं। ड्राइवर ने गाड़ी एहतियात से चलाई। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि किसी तरह ये सफ़र ख़त्म हो और मेरी जान इस मुसीबत से छूटे, लेकिन साथ ही उसके अल्फाज दिमाग में गूंज रहे थे, अभी कुछ मत पूछो, वक्त आने पर सब बताऊंगा। ये अल्फाज मुझे उलझा रहे थे। क्या वाकई कोई राज है? क्या ये सिर्फ डरावा है या हकीकत? रात गहरी हो चुकी थी, चांद बादलों में छुपा हुआ था। मैंने माँ बाप की तस्वीरें आंखों में बसाए रखी। मुझे लगा जैसे वो मेरे साथ हैं, मुझे हौसला दे रहे हैं। मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, मगर बाहर से पत्थर बन गई थी। कुछ देर के बाद गाड़ी एक खुले मैदान में रुकी। ड्राइवर ने कहा, साहब थोड़ी देर यहाँ रुक लें, टायरों को देख लेता हूँ। वो शख्स गाड़ी से बाहर निकला और लंबी सांस ली। मैंने दोबारा हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों साथ ला रहे हो? वो मेरी तरफ पलटा, आंखों में एक अजीब सी चमक थी और बोला, वक्त आने पर जान लोगी। ये जवाब मुझे मज़ीद बेचैन कर गया। मेरे लिए ये सफ़र एक कैद की जंजीर था। हर लम्हा एक नया खौफ, एक नया सवाल जन्म दे रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे महसूस होने लगा था कि शायद इस कहानी का रुख वो नहीं है जिसका मैं तसव्वुर कर रही हूँ। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक बड़े दरवाजे पर रुकी। हवा में एक अजनबी सी खामोशी फैली हुई थी। मैंने हैरत से गर्दन उठाई और आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक वसी और अरीज हवेली खड़ी थी।
जैसे किसी रईस की मलकियत हो। रोशनी में नहाई हुई दीवारें और ऊंचे दरवाजे ये बता रहे थे कि यहाँ दौलत और ताकत का बसेरा है। मुझे यकीन न आया कि ये जगह किसी आम मुलाजिम की हो सकती है। मेरा दिल धड़कने लगा। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मेरा सामान उतारा और बोला, साहब मैं वापस जा रहा हूँ। उसने मुझे एक लम्हे के लिए देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर होंठ बंद रहे। फिर वो खामोशी से गाड़ी मोड़कर अंधेरे में गुम हो गया। मैं दरवाजे के सामने खड़ी सोच रही थी कि शायद ये भी चचा का कोई नया मंसूबा है। दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। इतने में वो शख्स जो अब मेरा शौहर कहलाने लगा था, अचानक मेरा हाथ सख्ती से पकड़कर बोला, ये तेरा घर नहीं है, मेरे साथ चल। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं इनकार भी न कर सकी। मैं हक्का बक्का रह गई। मेरी आंखों में सवाल थे, लेकिन होंठ जैसे कफल बंद हो गए। वो मुझे घसीटते हुए एक दूसरी गाड़ी तक ले गया जो करीब ही खड़ी थी। वो स्याह रंग की गाड़ी थी, दरवाजे बंद थे और शीशे काले। मैंने हैरत और खौफ से उसकी तरफ देखा। मेरी आवाज़ कब आई, ये सब क्या है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वो पलटा और मुख्तसर कहा, अब जो देखेगी उस पर यकीन रखना। उसके लहजे में पहली बार सख्ती के बजाय एक अजब यकीन छुपा था। ये अल्फाज मेरे दिल को और उलझा गए। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। ड्राइवर कोई और था, नया चेहरा। वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था। दूसरी गाड़ी शहर की तरफ दौड़ने लगी। रास्ते भर में मैंने लपसी रखे। मेरे जहन में हजारों सवाल थे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो मुझे कहाँ ले जा रहा है? खिड़की के बाहर रोशनियां बढ़ती जा रही थी। गांव की सुनसानी पीछे रह चुकी थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद गाड़ी एक और बड़े मकान के सामने रुकी। मैंने गर्दन उठाई तो सामने का मंजर देखकर दम साकत हो गया। ये मकान नहीं बल्कि एक शानदार महल सा लग रहा था। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट और अंदर तक जाती रोशनियों से जगमगाती राहें। ड्राइवर ने गेट खटखटाया। फौरन अंदर से पहरेदार दौड़े आए। गेट खुलते ही गाड़ी अंदर दाखिल हुई। जैसे ही हम मेन हॉल के करीब पहुंचे, 2 पुलिस एहलकार सीधे खड़े हो गए। उन्होंने उसे देखते ही बाकायदा सल्यूट किया। मेरा दिमाग घूम गया। ये कैसे मुमकिन था? जिस शख्स को मैं कल तक चचा का खास मुलाजिम समझती थी, आज पुलिस वाले उसे इज्जत से सलाम कर रहे थे। मैंने बेख्तियार कहा, ये सब क्या है? ये लोग तुम्हें सर क्यों कह रहे हैं? वो पुरसुकून अंदाज में गाड़ी से उतरा और मेरी तरफ देखकर बोला, ये मेरा असल घर है। मैं मुलाजिम नहीं, पुलिस अफसर हूँ। मेरे कदम डगमगा गए। मुझे लगा ज़मीन मेरे नीचे से निकल गई हो। दिल में खौफ और सुकून दोनों इकट्ठे भर गए। हम दोनों अंदर दाखिल हुए। एक वसी हॉल में बड़े बड़े सोफे लगे थे। दीवारों पर पुलिस के मेडल्स और तारीफी असनाद लगी थी। मैं हैरत से एक एक चीज़ को देखती रही। मैंने धीरे से कहा, तो ये सब हकीकत है? तुम मुलाजिम नहीं थे? वो करीब आया और बोला, नहीं, मैं कई महीनों से तुम्हारे चचा और चची की निगरानी कर रहा था। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों किया? उसने जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता तो वो तुम्हें ख़त्म कर देते। निकाह मेरा मंसूबा नहीं था, बल्कि तुम्हें बचाने का रास्ता था। उसी वक्त एक और पुलिस ऑफिसर अंदर आया। उसने फाइल पकड़ी हुई थी। वो बोला, सर, ये सब सबूत मुकम्मल हो गए हैं। उनके जाली कागजात, कब्जे और लेन देन की तफसीलात। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बीबी, आपको मुबारक हो। आपके माँ बाप की ज़मीन का हक अब वापस मिल सकता है। मैं ये सुनकर सकते में आ गई। मैंने हैरत और लरसती आवाज़ में कहा, क्या वाकई ये सब मुमकिन है? वो अफसर बोला, जी बिल्कुल। आपके शौहर ने सब कुछ रिस्क लेकर जमा किया है। मैंने उसकी तरफ देखा। वो खामोशी से मुस्कुरा रहा था। रात गए तक लोग आते जाते रहे। मुख्तलिफ पुलिस एहलकार फाइलें और रिपोर्ट्स लाते। मैं कमरे के कोने में बैठी उन सबको देखती रही। वो सब उसे सर कहकर मुखातिब करते और मैं बार बार सोचती कि ये वही शख्स है जिसे मैं कल तक एक आम नौकर समझती थी। उसने मेरे करीब आकर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में शिकवे हैं, लेकिन वक्त के साथ सब समझ आ जाएगा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन निकाह, वो सब क्यों? वो संजीदगी से बोला, अगर ऐसा ना होता तो वो लोग तुम्हें जिंदा न छोड़ते। कुछ देर के बाद किचन से एक मुलाजमा चाय लेकर आई। उसने अदब से कहा, बीबी, आप थक गई होंगी, ये पी लें। मैंने कप हाथ में लिया तो महसूस हुआ कि अब मैं कैद में नहीं बल्कि एक नई जगह पर हूँ, जहाँ लोग मेरा एहतराम कर रहे हैं। लेकिन दिल फिर भी डरा हुआ था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से कोई इत्तला दे रहा था। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। उसने कहा, कल सुबह छापा मारा जाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। मैंने पहली बार उसे एक हकीकी अफसर की तरह हुक्म देते देखा। फ़ोन बंद होने के बाद वो मेरे पास आया और बोला, ये सब ख़त्म होने वाला है। तुम्हारे चचा और चची को
उनके किए की सज़ा मिलेगी। तुम बस हिम्मत रखो। मेरा दिल अब भी उलझा हुआ था। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिसे मैं अपना दुश्मन समझ रही थी वो दरअसल मेरा मुहाफिज निकला। उसने नरमी से कहा, मुहाफिज नहीं, साथी समझो। रात ढलती गई और मेरी आंखों में नींद न आई। मैं कमरे की खिड़की से बाहर देखती रही। बागीचे में पहरेदार गश्त कर रहे थे। मुझे लगा कि पहली बार कोई मेरी हिफाजत कर रहा है। सुबह की रोशनी ने कमरे को भर दिया। दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। उसके हाथ में एक और फाइल थी। उसने कहा, ये देखो, ये सब सबूत अदालत में जाएंगे। तुम्हारे वालिदैन के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी, अब उसका हिसाब होगा। मैंने फाइल हाथ में ली। कागज़ों पर मेरे वालिदैन का नाम देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने दिल दिल में शुक्र अदा किया। मेरा यकीन था कि ये सब ख़त्म होकर अब एक नया आगाज़ होने वाला है। मुझे लगा कि शायद पहली बार मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया है, ऐसा मोड़ जो अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जा रहा था। उसने मुझे बैठने को कहा और पूरी बात समझाना शुरू की। कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर बाग में पहरेदार गश्त कर रहे थे और अंदर सिर्फ हम दोनों बैठे थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त है कि तुम सब जान लो। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। उसने बताया कि कई महीनों से वो चचा और चची के गैर कानूनी कामों की तफ्तीश कर रहा था। उसने फाइल खोली और एक एक कागज़ मेरे सामने रखना शुरू किया। ये देखो, ये उनके जाली कागजात हैं। फिर दूसरे कागज़ की तरफ इशारा किया। यह उनकी नाजायज़ खरीदो फरोख्त की तफसील है। मेरी आंखों के सामने वो सब चीज़ें थीं जिनके बारे में मैं बरसों से सोचती आई थी मगर साबित न कर सकी थी। वो बोला, वो सिर्फ ज़मीन पर कब्जे तक महदूद नहीं थे, उनके नाजायज़ ताल्लुकात भी थे। बड़े बड़े लोगों से साज़बाज करके वो पूरे गांव पर धौंस जमाते थे। मैंने हैरान होकर कहा, तो तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो मुस्कुराकर बोला, यही मेरा काम है। मैंने उनके पीछे लोगों को लगाया, खुफिया मुलाकातें रिकॉर्ड की और फिर सबूत जमा किए। फिर उसने मुझे सीधी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैंने उस वक्त तुम्हें निकाह में ना लिया होता तो वो तुम्हें ख़त्म कर देते। ये सिर्फ एक ढाल थी ताकि तुम महफूज रहो। मेरे लब कांपने लगे। मैंने धीरे से कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम भी उन्हीं जैसे हो। उसने सर हिलाकर कहा, मुझे पता है तुम्हारे दिल में बदअतमादी का पैदा होना फितरी था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुश्मन नहीं, मुहाफिज था। उसके अल्फाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद ज़िंदगी ने मुझे एक नई राह दिखा दी है। दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ कि कम अज़ कम मेरा शौहर दुश्मन नहीं बल्कि मुहाफिज है। चंद दिनों के अंदर ही अंदर उसने सब सबूत मुकम्मल करके अदालत में पेश किए। इस दौरान मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह फाइलें तैयार हुईं, किस तरह पुलिस के अफसरान एक एक करके रिपोर्ट लाते। एक दिन एक अफसर बोला, सर, ज़मीन पर कब्जे के असल कागजात बरामद हो गए हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकेंगे। दूसरे ने कहा, सर, उनके कारोबारी खाते भी पकड़ लिए गए हैं, अब जज के सामने सब खुल जाएगा। मैं कोने में बैठी ये सब सुनती और हैरान होती। मैंने कहा, क्या वाकई ये सब अदालत में माना जाएगा? वो बोला, हाँ, अब वो दिन दूर नहीं जब सबके सामने उनका चेहरा नंगा होगा। फिर वो दिन आया जब अदालत में मुकदमा पेश हुआ। मैं पहली बार कोर्ट रूम के बाहर खड़ी थी। अंदर लोग भरे हुए थे। मेरा दिल धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला, चचा और चची को हथकड़ी में लाया गया। वो मुझे देखते ही आग बगोला हो गए। चची चीखीं, ये सब तेरी वजह से हुआ है मनहूस। मगर पुलिस ने उसे फ़ौरन पीछे धकेल दिया। मैंने खामोशी से उनकी तरफ देखा। दिल में सोचा कि आज इंसाफ करीब है। अदालत में गवाह पेश हुए, दस्तावेज़ात दिखाई गईं, एक एक इल्ज़ाम साबित होता गया। वकील ने कहा, ये लोग सालों से धोखाधड़ी और नाजायज़ कामों में मुलव्वस हैं। जज ने फाइलों पर नज़र डालकर सख्त लहजे में कहा, सबूत वाज़ेह हैं, इन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। चचा ने आखिरी बार मेरा नाम लेकर कहा, हमने तुझे पाला था और आज तूने हमें रुस्वा कर दिया। मैंने दिल ही दिल में जवाब दिया, तुमने पालने के नाम पर गुलामी दी थी, अब इंसाफ ने मेरा साथ दिया है। चचा और चची को गिरफ्तार करके वापस ले जाया गया। बाहर गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने सरगोशी में कहा, आखिरकार ये दिन आ गया। एक औरत ने आकर मुझसे कहा, बेटी, तूने बड़ा हौसला दिखाया। मेरे दिल में पहली बार सुकून उतरा। घर वापस आकर उसने मुझे तसल्ली दी। वो बोला, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे माँ बाप की ज़मीन तुम्हें वापस मिलेगी। मैंने आंखें बंद की और दिल दिल में अपने वालिदैन को याद किया। लगा कि जैसे वो मुझे दुआएं दे रहे हैं। इनके मकरू कारोबार का पर्दा सबके सामने चाक हो गया। अखबारों में खबर छपी
गांव के लोग बात करने लगे। सब कहने लगे ये वही लोग थे जो इज्जत का ढोंग रचाते थे, असल में लालच और जुल्म के ताजिर थे। पहली बार मुझे लगा कि माँ बाप की ज़िंदगी छीनने वाले अपने अंजाम तक पहुंच गए। रात को जब मैं अकेली बैठी तो वो मेरे करीब आया, नरमी से बोला, ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा बोझ हट गया है। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, शायद आज पहली बार सुकून मिला है। वो बोला, यही सुकून तुम्हारा हक था जो बरसों के बाद वापस मिला है। चचा और चची के पकड़े जाने के बाद मैं जैसे एक भारी जंजीर से आज़ाद हो गई। बरसों से दिल पर जमी घुटन एकदम हटने लगी। गांव में उनकी गिरफ्तारी की खबरें गूंज रही थीं। लोग हैरानी से कहते थे, जिन्हें हम इज्जतदार समझते थे वो असल में मुजरिम निकले। मैं अपने कमरे में बैठी सब सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी का वो अंधेरा बाब आखिरकार बंद हो गया। इस दौरान मेरा शौहर कमरे में आया। उसके कदमों की चाप पर मैंने चौंक कर सर उठाया। वो मेरे करीब आया और नरमी से बोला, गाड़ी में सख्ती सिर्फ इसलिए की थी ताकि ड्राइवर शक न करे। हकीकत में मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ सच्चाई और नरमी झलक रही थी। मैंने धीरे से कहा, उस वक्त मुझे लगा था कि तुम भी उन्हीं जैसे हो। वो संजीदगी से बोला, मुझे पता है, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे सख्त रवैया दिखाना पड़ा। अगर मैं नर्म होता तो वो फौरन पहचान लेते कि कुछ और खेल हो रहा है। उसने कुर्सी खींची और मेरे सामने बैठ गया। तुम्हारे दिल पर जो बोझ था वो अब ख़त्म होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दुश्मन नहीं साथी समझो। मैंने खामोश रहकर सर झुका लिया। वो थोड़ी देर के बाद बोला, मैं साफ कहना चाहता हूँ, मैं दिल से तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने नज़र उठाकर उसे देखा। उसके लहजे में खुलूस महसूस हो रहा था। अगले दिन उसने मुझे साथ लिया और ज़मीन के कागजात दिखाने गया। ज़मीन अब मेरे नाम पर थी। तहसील के दफ्तर में क्लर्क ने फाइल खोल कर कहा, बेबी, ये आपकी ज़मीन है, अब कोई छीन नहीं सकता। मैंने कागजात पर अपना नाम देखा तो आंखें नम हो गई। मैंने दिल दिल में वालिदैन को याद किया। मेरा शौहर पास खड़ा होकर बोला, ये तुम्हारा हक था जो अब तुम्हें वापस मिला है। मेरी ज़िंदगी के बिखरे हुए सफ़े आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लगे थे, लेकिन ये आसान ना था। बरसों के ज़ख्म रातों रात नहीं भर सकते थे। सुबह जब मैं आईने में खुद को देखती तो चेहरा वही था, मगर आंखों में पहली बार सुकून की हल्की रोशनी दिखाई देती। अब कोई मुझे मनहूस नहीं कहता था, कोई मुझे ग़ुलाम बनाकर काम नहीं करवाता था, मगर अंदर के ज़ख्म का अभी भी हल्का सा लम्स याद आता था कि मैंने क्या कुछ सहा है। एक दिन वो मेरे पास आकर बोला, कल हम गांव चलेंगे, तुम्हें सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहिए। अगले दिन हम रवाना हुए। रास्ते में मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो जगह जहाँ मैंने बचपन गुजारा था, वही गांव जहाँ मेरे माँ बाप की यादें थीं, और वही ज़मीन जिस पर कभी चाचा का कब्ज़ा रहा, अब मेरे फैसलों के नीचे थी। गांव पहुंचकर लोग हमें देखने के लिए निकल आए। कुछ ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका लीं, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने कभी मेरी हिमायत नहीं की थी। मगर अब हालात बदल गए थे। एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा और कहा, बेटी, हमें माफ़ कर दे, हम सब खौफ के मारे चुप थे, लेकिन आज तेरा हौसला देखकर लगता है कि हम सब कमज़ोर थे। मैंने नम आंखों से जवाब दिया, मैं किसी से शिकवा नहीं करती, बस अब मैं चाहती हूँ कि इस ज़मीन पर अमन और खुशी लौट आए। हम उस खेत तक गए जहाँ कभी मैं खेलती थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये सब अब तुम्हारे इख्तियार में है, चाहो तो इस पर घर बना लो या चाहो तो खेत दोबारा आबाद कर लो। मैंने कहा, ये खेत मेरे वालिदैन की याद है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ सब्ज़ा उगे, हरियाली हो, बच्चों की हंसी गूंजे। उसने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर हम यही करेंगे। हमने मजदूर बुलाए, ज़मीन को साफ़ किया गया। दिनों में ही वहाँ हल चलने लगा। मैं खुद भी मजदूरों के साथ मट्टी पर बैठती। एक दिन मजदूर ने हैरानी से कहा, बीबी, आप हमारे साथ मट्टी में क्यों हाथ लगा रही हैं? मैंने जवाब दिया, ये मट्टी मेरे माँ बाप की है, मुझे इसको छूकर सुकून मिलता है। वो सब मेरी बात सुनकर एहतराम से खामोश हो गए। ज़मीन की बहाली के साथ मेरा दिल भी बहाल होने लगा। गांव की औरतें मेरे पास आकर कहती थीं, बीबी, हमें भी हिम्मत दे, हमें भी अपने हुकूक के लिए खड़ा होना है। मैं उन्हें कहती, खौफ को दिल से निकालो, सच के साथ चलो, फिर रास्ता खुद बनेगा। इस दौरान मेरा रिश्ता भी नए रंग इख्तियार करने लगा। वो अक्सर मेरे करीब बैठता और बातें करता। एक शाम हम खेत के किनारे बैठे थे, हवा हल्की हल्की चल रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने हमेशा ड्यूटी को अपनी ज़िंदगी समझा,
لیکن اب لگتا ہے کہ زندگی تمہارے بغیر نامکمل ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے دھیرے سے کہا، میری دنیا تو پہلے ہی اجڑ گئی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ دوبارہ بن سکتی ہے۔ چند دنوں کے بعد گاؤں میں ایک تقریب ہوئی، سب لوگ جمع ہوئے۔ پہلی بار مجھے عزت کے ساتھ بلایا گیا۔ گاؤں کے سردار نے اعلان کیا، یہ بیٹی ہمارے گاؤں کا فخر ہے۔ اس نے ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو کر سب کو راستہ دکھایا۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور میں حیران تھی کہ وہی لوگ جو کبھی مجھے منحوس کہتے تھے آج میرا نام احترام سے لے رہے ہیں۔ ہم واپس شہر آئے تو اس نے کہا، اب تمہیں صرف ماضی کے زخم نہیں، مستقبل کے خواب بھی دیکھنے چاہیے۔ اس نے مجھے ایک خالی کمرہ دکھایا، یہ تمہارے لیے ہے، جو چاہو اس میں کرو، چاہے پڑھائی کرو، چاہے کتابیں لکھو، چاہے اپنی زمین کے منصوبے بناؤ۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ وہ آزادی ہے جس کا خواب میں نے برسوں دیکھا تھا۔ میں نے پڑھائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ روزانہ چند گھنٹے کتابوں کے ساتھ گزرتے۔ وہ مجھے اکثر ہنسی مذاق میں کہتا، لگتا ہے جلد ہی تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو جاؤ گی۔ میں جواب دیتی، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، شاید ہم دونوں ساتھ مل کر اور بھی طاقتور ہو جائیں۔ میری زندگی کا رنگ بدل گیا تھا۔ کبھی جو راتیں آنسوؤں میں گزرتی تھیں، اب وہی راتیں خوابوں میں ڈھلنے لگی۔ کبھی جو دن غلامی میں بیتتے تھے، اب وہی دن خوشی اور سکون میں گزرنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ میرے والدین شاید مجھے دیکھ کر فخر کرتے۔ میں نے ان کی زمین کو دوبارہ آباد کیا، ان کے قاتلوں کو انجام تک پہنچایا اور اپنی زندگی کو دوبارہ روشنی میں ڈھالا۔ اور سب سے بڑھ کر میں نے محبت کو بھی قبول کیا، وہ محبت جو اعتماد، عزت اور حفاظت پر قائم تھی۔ میں نے اپنی مرضی اور خوشی سے اس کا ساتھ قبول کیا۔ یوں میری زندگی کی وہ کہانی جو اندھیروں سے شروع ہوئی تھی، روشنی پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئے سفر پر نکل کھڑی ہوئی۔ یہ سفر امید، سکون اور خوابوں کا تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔